ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। सो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में बेसिकली अभी हम थियोरी ही समझ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। ऑल्दो अब तक जो हमने यूनिट समझे हैं, इसके सब टॉपिक समझे हैं, उससे आपको एक फेयर आइडिया मिल गया है लाइक व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। सो टुडे वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन दैट। देन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन and what are the components. So what components will be considered for calculating depreciation. So accounting concept of depreciation क्या है? Depreciation represents allocation of the value, depreciable value, that is cost less scrap of the asset over its useful estimated life in a systematic manner. ठीक है। सो आप डेप्रिसिएशन में क्या कर रहे हो, अभी हमने क्या समझा था कि जो कॉस्ट होती है एसिड की उसमें से स्क्रैप माइनस कर दो तो इसे हम स्प्रेड कर देते हैं ओवर इट्स लाइफ। नंबर मतलब लाइफ इन ईयर्स। ये होता है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कि कॉस्ट लेस स्क्रैप ऑफ द एसेट इज स्प्रेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब होता है कि जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव मैनर में होनी चाहिए। ये मर्जी पे नहीं चलेगा कि आज मैं इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, नेक्स्ट ईयर इतना। सो ये एक सिस्टमैटिक मैनर है। तो जो मेथड्स होते हैं वो डिवाइस किए गए हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। सो डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस, इट इज़ एन एक्सपायर्ड कॉस्ट। तो अकाउंटिंग में हम डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस कहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। सो एज एन एक्सपेंस क्या है? इट इज़ अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो ये हमारे प्रॉफिट्स पर चार्ज है, एक्सपेंडिचर है, एंड इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड वेदर यू हैव प्रॉफिट और नॉट। सो ये आपके प्रॉफिट का चार्ज है। जितने भी हमारे चार्जेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमें डेबिट करने पड़ते हैं P&L अकाउंट में, वेदर वी हैव प्रॉफिट और नॉट। वो प्रॉफिट है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हुआ है तो ये हमें अपने रेवेन्यू में से काटना है। सो इसके बाद हो सकता है हमारे पास लॉस हो, हमारा लॉस बढ़ जाए, बट स्टिल इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड। नाउ थ्रू द अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू ऑफ द एसेट विल रिड्यूस ओवर टाइम। सो जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, इससे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। सेकेंडली, डेप्रिसिएशन को एसेट की वैल्यू में से माइनस करना है, हमारी एसेट कम हो जाएगी। ये दो इसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सो डेप्रिसिएशन की वर्किंग हम कब करते हैं? जब हम ईयर एंड पे होती हैं। एंड में जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या बन गई? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ओके। और ये कौन सी कॉस्ट है? दिस इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट। रिमेंबर, इट इज़ नॉट द एंटायर कॉस्ट, इट इज़ द डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ द एसेट। सो जितनी एसेट की कॉस्ट डेप्रिशिएट करनी है उसी को राइट ऑफ करेंगे। And why is it important? It is important for determination of true profit and loss, for showing assets at their true and fair value, for ascertaining accurate cost of production। क्योंकि जो कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे उसी के बेसिस पर तो सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करोगे ना। अगर कॉस्ट ही कम होगी, सेलिंग प्राइस भी कम होगा, तो इमीडिएटली एंड में आके हमें दिखेगा अरे ये तो सारा ही लॉस हो गया। सो कॉस्ट करेक्ट होनी चाहिए, इसके लिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है। देन इट इम्प्लाइज दैट देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि प्रॉफिट का बांटना। जैसे बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट ले जाता है अपने घर में, या एक पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है वो अपने प्रॉफिट्स को बांटती है। मान लो एक कंपनी की बात करें, कंपनी ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाला 1,00,000 रुपीज़। ठीक है। और शेयर होल्डर्स ने कहा कि अरे ये तो बहुत प्रॉफिट है, हमें डिविडेंड दे दो। ठीक है। आपने डिविडेंड में, डिविडेंड का मतलब पता है ना, कैश में डिविडेंड बांट दिया आपने, डिविडेंड पूरा बांट दिया। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आपकी कैश भी चली गई और आपके प्रॉफिट भी ख़त्म हो गए। आपने इस तरह से हर साल करते जा रहे हो। अब कुछ साल बाद आपको याद आया अरे वो जो हमने मशीन खरीदी थी से 15,00,000 रुपीज़ की। ठीक है। ये 15,00,000 की हमने मशीन खरीदी थी, अब ये तो वैल्यूलेस हो गई है, इसका क्या करें, ये तो ख़त्म हो रही है या इसकी लाइफ ख़त्म हो रही है, अब तो रिपेयर मांग रही है, कुछ टाइम में इसको हमें बुक्स में से हटाना पड़ेगा। तो आप तो अपना सारा पैसा निकाल चुके हो,
ये जो आपका प्रॉफिट था ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, बांट चुके हो, तो अब ये कहाँ से राइट ऑफ होगा? सो इसलिए ज़रूरी है कि जो एसेट्स होती हैं इनकी कॉस्ट को शुरू में ही हम प्रॉफिट्स में से माइनस कर दें। मान लो इसकी लाइफ जो है वो 20 ईयर्स है, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट में 75,000 का बर्डन पड़ जाएगा, आपके पास प्रॉफिट बचेगा 25,000 का। और अगर आपको डिविडेंड बांटना है तो आप 1 लाख नहीं बांटोगे, आप 25 बांटोगे, बाकी का पैसा बिजनेस में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि कैश नहीं निकल रही, सिर्फ प्रॉफिट कम हो रहा है। तो आप जब डिविडेंड कम बांटोगे तो बिजनेस में पैसा रहेगा ना, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा हो। सो आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट में से ही होगा। फाइनली इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। एक हमारे पास बेसिस हो जाता है कि देखो एसेट की लाइफ 20 ईयर्स है, तो 75,000 मेरा हर साल ख़त्म हो रहा है। तो अगर मैं ये पैसा अलग रखना शुरू कर दूँ, इफ़ आई कीप ऑन पुटिंग दिस मनी सेपरेटली, आप ये पैसा अलग डालना शुरू कर दो, तो 10 साल बाद, 20 साल बाद जब एसेट को रिप्लेस करने की बारी आएगी तो उस टाइम पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके रिजर्व में पैसा पड़ा होगा। समझ रहे हो? बट रिप्लेसमेंट डायरेक्ट इसका रिजल्ट नहीं है, रिप्लेसमेंट के लिए आपको कैश भी सेव करनी पड़ती है। तो कुछ डिप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, जैसे सिंकिंग फंड है, उसमें हम कैश भी अलग करने लगते हैं, तो रिप्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आती। सो वी आर नॉट सेइंग कि ये रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये रिप्लेसमेंट का बेस प्रोवाइड कर रहा है। बेस मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि इतना इतना पैसा भी अगर मैं हर साल सेव कर लूँ तो मैं अपनी एसेट को रिप्लेस कर पाऊँगा। सो इट प्रोवाइड्स बेसिस। सो फाइनली हमने क्या समझा? डेप्रिसिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड नॉट ऑफ वैल्यूएशन। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट कि कितनी कॉस्ट एलोकेट होगी, और दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट कि कैसे इसकी एंट्री होगी। अब जिन्होंने 12th में डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, बट अदरवाइज वील जस्ट रन थ्रू दीज थिंग्स इन द डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करेंगे। सो दो कैलकुलेशंस, दो चीज़ें हमारी हमेशा डेप्रिसिएशन में पैरेलल चलेंगी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन। ऑल राइट, नाउ जब हम बार बार कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट लेस स्क्रैप ओवर द यूजफुल लाइफ, क्या कह रहे हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट लेस स्क्रैप ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो कौन से कंपोनेंट हो गए जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कौन सी चीज़ें कंसिडर होंगी? यही जो हम बोल रहे हैं, कॉस्ट लेस स्क्रैप, सॉरी ये स्क्रैप है, ओवर यूजफुल लाइफ। तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं ये इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, कॉस्ट कितनी है, स्क्रैप कितनी है, लाइफ कितनी है, अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी डिटर्मिन्ड एंड अल्टीमेटली चार्ज टू द स्टेटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है? कॉस्ट इज़ अ वेरी वाइड एरिया, इसमें एसेट के साथ कई चीज़ें और जुड़ी होती हैं, सो वो सब कॉस्ट का कंपोनेंट होंगी। जैसे परचेज प्राइस, एक तो है हमने एसेट खरीदी, पैसा दिया, उसके साथ हम कुछ ड्यूटीज़ वगैरह भी पे कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इसमें आएंगी। अब एसेट को सिर्फ खरीद लेना सफिशिएंट नहीं है, कई बार एसेट को इंस्टॉल कराना पड़ता है। सो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। सो जब हम कॉस्ट कंसिडर करते हैं तो जो कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द एसेट, जब उस एसेट को हम डिसमेंटल करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हमें अपनी साइट को वापस उसी तरह से लेके आना है जैसे वो पहले थी। सो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड एंड एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। सो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ऑल द अमाउंट्स इनकर्ड, जो भी हमने अमाउंट इनकर किए टू ब्रिंग द एसेट टू द प्लेस and in the form in which it can be used। तो आपको एसेट को यूज़ की जगह पे लाने में और यूज़ की फॉर्म में लाने में जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हो वो सारा कॉस्ट का पार्ट है। जैसे आपने एसेट खरीदी, बिजनेस में लेके आए, तो आपने उसके कैरिंग कॉस्ट दी, वो कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी, उसको आप ऐड करोगे। उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल कराया,
उसे भी ऐड करोगे। मान लो इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो प्लेन आपका जो सरफेस एरिया है इस पे नहीं चलेगा, इसके लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। अब वो जो प्लेटफॉर्म आप बनाओगे इसकी कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। सो एनी कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड, क्योंकि कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। सो आपको जो बेसिक चीज़ है वो क्या याद रखनी है, जो भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं टू ब्रिंग द एसेट टू द प्लेस, जहाँ हमें एसेट को यूज़ करना है वहाँ तक लाने में, और जिस फॉर्म में इसे यूज़ करना है उस फॉर्म तक लाने में जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सारी कॉस्ट का पार्ट मानी जाएगी, वो सब कैपिटलाइज होगी, उसको एसेट में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है नई, क्योंकि अब हमारा जीएसटी रेजीम है, तो जो जीएसटी हम पे करते हैं जीएसटी पर हमें क्रेडिट अलाउड होता है। क्रेडिट का मतलब है कि जब हमने चीज़ें खरीदी, जैसे आप ये मशीन खरीद रहे हो या बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो इस पे जो जीएसटी, जो एसेट्स पर जीएसटी पे करोगे, ये जो इनपुट जीएसटी है इसका आपको क्रेडिट मिल जाता है कि जो हमने आउटपुट के टाइम पे जो जीएसटी पे करना है, जो आउटपुट आपने सेल की गुड्स की उस पे जो जीएसटी है ये आपको गवर्नमेंट एक्सचेकर में पे करना होता है। तो ये जो आपने जीएसटी यहाँ पे किया है इसका क्रेडिट मिल जाता है आपको पेमेंट के टाइम पर। तो जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। सो बाकी सारे कंपोनेंट्स आप इसमें लोगे, बट जीएसटी को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। देन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, जिसे हम स्क्रैप या साल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, कि जब एसेट ख़त्म हो जाएगी, यूज़ नहीं रहेगा, तो इसको कितने में बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो स्क्रैप है, क्योंकि ये रिकवर हो जाने वाला है। ये कॉस्ट है जो आपने इनकर करी है, ये वो है जो हमें रिकवर हो जाएगा। तो जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है वो क्या है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द टू। मान लो आपने 1,50,000 की कॉस्ट इनकर करी, आप 10,000 स्क्रैप पे सोच रहे हो मिल जाएगा, एस्टिमेट कर दिया, तो आपकी एसेट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी है, 1,40,000, क्योंकि इतनी कॉस्ट डेप्रिशिएट होगी, ख़त्म होगी, 10 तो वापस मिल जाएगा ना। अब इसे स्प्रेड कित पे करना है, एस्टिमेटेड लाइफ पे। अब एसेट की लाइफ कितनी होगी वो सिर्फ जो एसेट है उसके स्टैंडर्ड्स पे ही डिपेंड नहीं करती है, वो आपके इंटेंसिटी ऑफ यूज़ पे भी करती है। मान लो मशीन है, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, आप उसे अपनी फैक्ट्री में लेके आते हो और आप उसे यूज़ करने लगते हो 3 शिफ्ट में। ठीक है, अब लोग आते जा रहे हैं, वर्कर्स आपके 3 शिफ्ट में आते हैं, मशीनें तो वही यूज़ हो रही हैं ना, तो आप तो बहुत एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो, तो इसकी एसेट की लाइफ कम होगी। स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस, जब अगर हम एसेट्स को टाइमली रिपेयर कराते रहें, मेंटेन कराते रहें, तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। देन रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है कि हमें एसेट्स को कितने साल में रिप्लेस करना है। सो जो एसेट की लाइफ है, अगेन इट्स एन एस्टिमेटेड अमाउंट। ये दोनों अमाउंट्स, चाहे ये लाइफ हो या हो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये एस्टिमेट किए जाते हैं, क्योंकि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या होगा वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। सो डेप्रिसिएशन एस्टिमेट बेस्ड होता है। सो कॉस्ट लेस स्क्रैप उसकी लाइफ पर स्प्रेड कर देते हैं। सो थोड़ा सा हम कॉस्ट पर और ड्वेल करेंगे। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इट इंक्लूड्स परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ऑल द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड अदर टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल जाता है एसेट खरीदने में तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बट रिमेंबर जीएसटी भी एक टैक्स है, लेकिन ये वाला टैक्स हम सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। एंट्री में भी जीएसटी अलग रिकॉर्ड करोगे, बाकी सब कुछ कॉस्ट में आप क्लब कर दोगे। देन एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड द कंडीशन वेयर इट कैन बी यूज्ड, तो वहाँ पर आप इसको जितनी भी कॉस्ट है वो ऐड कर देते हैं, यहाँ कैपिटलाइज होगी। सो जो रिपेयर एक्सपेंसेस है, इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रिपेयर को हम ऐड करें कॉस्ट में, तो उसके लिए क्या याद रखना है, जो सेकेंड हैंड एसेट्स हम खरीदते हैं तो परचेज के टाइम पर उनको यूज़फुल फॉर्म में लाने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। सो रिपेयर एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज, बट बाद में सब्सिक्वेंटली बाद में जितनी भी रिपेयर करोगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। सो बाद के एक्सपेंसेस आर नॉट द कॉस्ट। अभी जो खर्चा कर लिया वो भी सेकेंड हैंड एसेट पर रिपेयर। ठीक है, फ्रेश एसेट पे कोई रिपेयर नहीं करवाता, उसकी रिपेयर कॉस्ट आपकी कॉस्ट में शामिल नहीं होगी, सेकेंड हैंड एसेट्स में ही शामिल होगी। देन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट, वो भी आपको कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा टू डिटरमिन डेप्रिसिएशन। तो ये भी डेप्रिशिएबल कॉस्ट का पार्ट है।
देन कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में है अराइजिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपने मान लो मशीन्स खरीदी, अब उन मशीन्स को इकट्ठा लगा के आप एक प्लांट बना रहे हो, ठीक है। प्लांट क्या होता है, सेट ऑफ मशीन्स जिसको आपने इंस्टॉल कराया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो यहाँ इंस्टॉलेशन में आपने जितने भी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दिए, जो एम्प्लॉयज़ आपने लगा लिए, जो और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट करी, ये सारी कॉस्ट आपकी एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी। ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट हैं, सो दीज आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कॉस्ट में ऐड करके लिखोगे। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली, ये सब कॉस्ट का पार्ट है। प्रोफेशनल फ़ी, मान लो आपने एसेट लगा दी, इंस्टॉल भी हो गई, अब आप उसको टेस्ट करना चाहते हो, आपने किसी एक्सपर्ट को बुला लिया कि भाई चेक कर लो हमारा प्लांट सही काम कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको कई और चीज़ें भी तो देखनी है। जब आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, मशीनें लगाई हैं, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं कि कहीं से ज़्यादा धुआं तो नहीं निकल रहा है ना, या हमारी मशीनें ढंग से सही ऑर्डर में लगी हैं, तो प्रोफेशनल्स को बुलाया, उनको कॉस्ट पे कर रहे हो, तो वो सब एसेट की कॉस्ट में ही आएगा, ठीक है। तो मान लो आपने एक कुछ सेट ऑफ मशीन्स खरीद लिया 1 लाख का। अब उसमें आप जब अपनी फैक्ट्री में लेके आए तो उसने कहा कि इसके लिए तो प्लेटफॉर्म बनेगा, 10,000 प्लेटफॉर्म बनाने पे लग गया। एम्प्लॉयज़ को लगा दिया आपने, इस जिन जिन लोगों को काम कराने में, उनको आपने वेजेस पे कर दी 5,000 की। एसेट को लाने में मान लो आपके पास खर्चा हो गया 5,000 रुपीज़ का। अब इंस्टॉल कराते हुए आपने किसी एक्सपर्ट को बुला लिया असेंबली लाइन के लिए, उसको आपने 20,000 प्रोफेशनल फ़ी दे दी। उसके बाद किसी और प्रोफेशनल एक्सपर्ट को बुला लिया आपने चेक करवाने के लिए कि हमारी मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, आपने उसको भी 10,000 रुपीज़ की फ़ी पे कर दी। तो ये सारी कॉस्ट है। सो कॉस्ट में 5,000, 10,000, 5,000, 20, तो ये अलग अलग नहीं लिखोगे, आप लिखोगे मेरी एसेट मुझे 1,50,000 की पड़ी, ठीक है। तो आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट करोगे 1,50,000 से, और ये जो कैश पे कर रहे हो या वेंडर को देना है वो सब लिखोगे। ये सारी कॉस्ट का पार्ट होगा, बट जीएसटी जो है वो नहीं होगा, ये याद रखना। मान लो इस एसेट को खरीदने में आपने 12% आईजीएसटी दिया था, ठीक है, आपने इंटरेस्ट रेट खरीदा, तो वो जो है वो इनपुट आईजीएसटी ये अलग पे करोगे, ये अलग लिखा जाएगा। उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इसकी अब स्टोरी अलग चलती है, इस पे हमें अलग क्रेडिट मिलते हैं। ओके, सो ये कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के। अब कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो दिखेंगी कॉस्ट जैसी, आएंगी नहीं। जैसे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, आपने अब नया फैक्ट्री लगाई, अब आप उसका ओपनिंग डे रख दिया आपने, ठीक है, आपने अपने गेस्ट्स को बुलाया, इनवाइट किया, और आप एक उस पर खर्चा कर रहे हो, ठीक है, उनको एंटरटेन कर रहे हो, ये कॉस्ट नहीं है, ये तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, तो जो प्रमोशन करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस टू अ न्यू लोकेशन, आप नई जगह पे ले गए हो, स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो उसमें, वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है क्योंकि ये उस एसेट को यूज यूटिलिटी की पोजीशन पे लाने पे नहीं था, ठीक है। एनी अदर ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है, वो नहीं होंगी। इसी तरह से जो पेमेंट है, इफ़ इट इज़ डेफर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो आपने वेंडर से एसेट खरीदी 1 लाख रुपीज़ की ऑन क्रेडिट, उसको आपने कह दिया कि मैं 2 मंथ्स में पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, एसेट आपने 1 लाख की खरीदी है। अब 2 मंथ्स बाद आप पेमेंट नहीं कर पाए, आप उसको कहते हो 50,000 अभी ले ले, बाकी पे मैं तुझे 10,000 का इंटरेस्ट दे के 60,000 2 मंथ्स बाद पे कर दूंगा। अब ये जो एक्स्ट्रा 10,000 आप पे कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, ये एसेट का नहीं है, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको क्रेडिट मिला है, ठीक है। तो ये जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करते हो बिकॉज यू डेफर्ड द पेमेंट, आपने पेमेंट में देरी की है, तो इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। कॉस्ट अभी भी 1 लाख रहेगी, ये इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड होगा, ठीक है, इसे इंटरेस्ट की तरह रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और डिप्लॉइंग एन एसेट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट्स, ठीक है। देन सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट आफ्टर एलिमिनेटिंग इंटरनल प्रॉफिट्स। कोई एसेट अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हो, मान लो आपका बिजनेस ही है, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हो, अब आप बिल्डिंग्स बना के बेचते हो, और आपने अपने ऑफिस की भी बिल्डिंग बना ली, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग बनाई,
उसमें से एक फ्लोर आपने ले लिया कि भाई मैं यहाँ पे अपना ऑफिस खोलूँगा। अब ये जो आपने बिल्डिंग बनाकर बेच रहे हो, इसमें जो कॉस्ट है उसमें तो आप अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करोगे ना, क्योंकि आप वेंडर हो। लेकिन ये जो फ्लोर आपने अपने लिए रख लिया, ये आपकी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है। तो इसकी जब कॉस्टिंग करोगे, इसको जब एज एन एसेट रिकॉर्ड करोगे, तो उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, प्रॉफिट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। सो लेट अस सी, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल से कॉस्ट के सारे कंपोनेंट समझ लेते हैं। यू परचेज्ड अ प्लांट पेइंग 50,000 प्लस CGST एंड SGST, ये आपने पे कर दिया 6% ईच, मतलब हो जाएगा 3,000 पे कर दिया। नाउ यू पेड 5,000 एज अ कैरिंग कॉस्ट, 3,500 on installation. Further, you will be spending 1,500 on the dismantling of the plant and bringing ground to the position. Then on 1st December you spent this much on repair. Now remember, ये जो repair है ये आप कर रहे हो बाद में. Subsequent repair is not a cost. ये cost का part नहीं है. ये जो CGST SGST पे कर रहे हो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है. तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी 50,000 जो आपने वेंडर को दिया, प्लस 5,000 प्लस 3,500 प्लस 1,500, ये आपके कॉस्ट का पार्ट है. तो आपकी एसेट की कॉस्ट होगी 60,000. ये डेप्रीशिएबल कॉस्ट है, इसको हमें डेप्रीशिएट करना है. ठीक है, ये हो जाएगी कॉस्ट. और इसी को आप इसकी एसेट की स्क्रैप निकाल के और फिर इसकी लाइफ पर स्प्रेड कर दोगे. अब आते हैं जर्नल एंट्री पर. तो अब जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो आपने जो एसेट पर टोटल स्पेंडिंग कितनी की? 60,000. बट 60,000 में से आपने 1,500 अभी स्पेंड नहीं किए हैं, ये तो बाद में करोगे ना. तो अभी आप कितना पे कर रहे हो? 58,500. तो पेमेंट में 58,500 आएगा. GST जो है, अगर आपने CGST और SGST अलग अलग पे किए हैं तो इनके अलग अलग अमाउंट आ जाएंगे 3,000. तो ये एसेट में नहीं जुड़े, एसेट में वही जुड़ेगा जो एसेट का पार्ट है. और वेंडर को आपने टोटल मिला के जो बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी 64,500. माइंड इट, 1,500 कॉस्ट का पार्ट रहेगा जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. ये डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है, लेकिन ये अभी इनकर नहीं हो रही है, ये बाद में होगी. तो कॉस्ट का पार्ट रहेगा लेकिन पेमेंट में नहीं आएगा. पेमेंट होगी 10 ईयर्स हैंस, जब एसेट ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. सो इस तरह से हम कॉस्ट को मेजर करते हैं. सो आज इसके बाद कभी भी आप जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें कॉस्ट की कैलकुलेशन में वी आर नॉट टू बी कंफ्यूज्ड कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें से क्या क्या कंपोनेंट कॉस्ट के होंगे वो सब लेने हैं. बस दो चीज़ें याद रखना, GST इज़ नॉट इंक्लूडेड, सब्सिक्वेंट रिपेयर्स और आर नॉट इंक्लूडेड. एंड जो आपकी रिपेयर्स हैं वो तभी शामिल होती हैं अगर आपकी सेकंड हैंड एसेट्स हैं. ठीक है, तो सेकेंड हैंड एसेट्स में ये इंक्लूड होती हैं, लेकिन उसमें भी सब्सिक्वेंट रिपेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट. सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे वी नीड दिस knowledge is needed. So I hope it is clear. So stay learning and practicing, stay smiling. देखो ये हमने कर लिया. ठीक है ना, कॉस्ट का पार्ट हो गया. GST अलग से रिकॉर्ड होगा. अब जर्नल एंट्री आ गई. सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो thank you.